आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 तारीख को NAS का टेस्ट होना है। तो हम इस वीडियो में या इसके बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे इतनी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे और दूसरी बात आपको समझाएंगे। एक बार आपने देख लिया, ज़िंदगी भर याद कराने की गारंटी हमारी है। वीडियो आपको पूरा देखना है, एक एक बात आपको समझाई जाएगी। फिर भी समझ में नहीं आता है बाई चांस, तो आप कमेंट करें, उस प्रश्न को हम दोबारा जो जिसने आपने कमेंट किए कि माने कि दूसरे नंबर का हमें समझ में नहीं आया, ऐसा आपने कमेंट किया तो उसको हम आपको अलग से समझा देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बाएं तरफ देखो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी तरह वीडियो बताएंगे। इसके अलावा जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तब तक हम आपको सिर्फ 10 वीडियो देंगे और 10 वीडियो में 50 नंबर आपके आ जाएंगे। ये भी हम कह सकते हैं, मात्र 10 वीडियो में 50 अंक का आपका फंस जाएगा। अगर आपको यह सब चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे जो 10 वीडियो हम बोल रहे हैं तो वो आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाई तो आप तक वह वीडियो नहीं पहुंचेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। कई छात्र बताते हैं कि सर आप वीडियो अपलोड कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता। उसका कारण यही है कि वो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर वो बेल आइकन नहीं दबाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इतना ही करना है, बाकी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे घर के ही छात्र हो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 परीक्षा, अभ्यास पेपर प्रथम, विषय विज्ञान, कक्षा 10। ठीक है, इसके जितने भी प्रश्न हैं हम आपको समझाएंगे। ये आपके सामने निर्देश हैं, आपको दिख रहे हैं, और रफ्कार आपको इसी में करना है, इस तरह आपको मिलेंगे। तो देखो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, उस प्रक्रम का नाम बताइए, मतलब उस प्रोसेस का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है? तो देखो इसका जो उत्तर सही है वो तो पता है आपको कि इसका उत्तर सही है संगलन। लेकिन यह सही क्यों है इसको हमें समझना है। ठीक है, तो ये विज्ञान के अंदर ये चैप्टर है। देखो कोई ठोस पदार्थ है, आप सभी जानते हैं 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वह पहले गलता है, मतलब अभी बोल दिया संगलन, फिर वह द्रव में बदल जाता है। यही आपसे पूछा है। अब परीक्षा में ऐसा पूछ सकते हैं कि द्रव को हम गर्म करते हैं तो क्या बोलते हैं? द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं बाष्पीकरण। तो द्रव से फिर वो गैस बन जाती है। फिर पूछ सकते हैं कभी ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब कभी हम ठोस से सीधी गैस बना सकते हैं वो होता है ऊर्ध्वपातन। जैसे जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो वह द्रव में नहीं बदलता है, सीधी उससे गैस प्राप्त होती है। किससे? कपूर से। कपूर पता है आपको कैसा होता है? कपूर ठोस होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक, जब ठोस से सीधे गैस प्राप्त हो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो सभी लिख सकते हैं। चलो अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो ये आपके सामने जो दिख रही है ये आवर्त सारणी है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो प्रश्न आपसे पूछा है उन्होंने तो क्या पूछा है कि आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम। धात्विक गुणधर्म ये क्या होता है? ठीक है, तो इसको समझो, उत्तर तभी निकलेगा। तो देखो आवर्त सारणी जो होती है ऐसे 7 आवर्त होते हैं, बाएं से दाएं तरफ 7 आवर्त होते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर ऐसी ऐसी जो लाइनें होती हैं वो होते हैं समूह। और टोटल कितने होते हैं? 18। हमने आपको
आवर्त सारणी बनाना सिखाए नए लड़के ज़िंदगी भर नहीं सीख पाते हैं, एमएससी कर लेते हैं और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी आवर्त सारणी होती है। तो ये होते हैं आपके आवर्त, टोटल होते हैं 7, 7 ये आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इस तरह से आपके 7 आवर्त होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब कभी हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ठीक है, ऊपर से हम नीचे की ओर चलते हैं ऐसे, तो जो धात्विक गुण हैं, जो धात्विक गुण हैं उसमें वृद्धि होती है। मतलब इससे अधिक धात्विक प्रवृत्ति वाला ए है, इससे अधिक ए, इससे अधिक ए। ठीक है, तो यहां देखो आवर्त सारणी में, अब आपको यहां पर दिखाते हैं हम, यहां पर देखो आपको दिख भी रही होगी, थोड़ा हम पास आ जाते हैं, वैसे हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखो आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चले तो धात्विक गुण में वृद्धि हुई, तो मानो जो पोटेशियम है इसकी धात्विक प्रवृत्ति सबसे अधिक है। ठीक है, और पोटेशियम के बाद माने इधर से इधर चलते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति जो है घटती है। ठीक है, तो पोटेशियम के बाद आपका मैग्नीशियम सही हो जाता है, और मैग्नीशियम के बाद किसका नंबर आता है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम का बोरॉन का आता। अब देखो यहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि यहाँ जो देखो बोरॉन है और जो एल्यूमिनियम है, तो हमने क्या बोला कि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। तो माने बोरॉन से अधिक धात्विक गुणधर्म वाला कौन है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की अधिक हुई आपकी बोरॉन से, तो इसको यहाँ ऐसा अपन चिन्ह लगा सकते हैं, इसकी अधिक है और इससे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ देखो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, ऐसा आपको पहले विकल्प में दिख रहा है, ऐसा आपको पहले विकल्प में दिख रहा है, ऐसा आपको पहले विकल्प में दिख रहा है। ठीक है, तो समझ गए आप, तो इसका पहला विकल्प आपका सही हो गया है। और पता है ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं समूह में तो आकार में भी वृद्धि होती है, तत्वों का आकार भी बढ़ता है, ध्यान रखें बच्चों, है। और बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो आकार में कमी होती है, इंपॉर्टेंट है, नहीं पहले फिर बाद में आपको। अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ए लिखा हुआ है, सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है उत्पन्न करता है। तो प्रिय बच्चों, जो सोडा अम्ल होता है, होता क्या है, सोडा अम्ल। ठीक है, तो ध्यान रखो H2SO4, इसके इतने नाम हैं। इसको रसायनों का राजा कहते हैं। सोडा अम्ल हो गया, माना गंधक अम्ल भी कहते हैं इसे, तेजाब भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। अब बताओ इतनी बातें किस वीडियो में आपको मिलेंगी। इसको रसायनों का राजा भी कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। इसको गंधक अम्ल भी कहते हैं, सोडा अम्ल भी कहते हैं, तेजाब भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जो पेट्रोल पंप होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें माना कि कोई सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, तो सिलेंडर में वास्तव में होता क्या है, इसमें सोडा अम्ल होता है। ठीक है, और इसमें होता है NaHCO3, तो इसमें होता है NaHCO3, और इसमें एक खटका भी लगा रहता है। जब कभी आपको लगे कि आग लग गई है तो खटका दबाते हैं और ये दोनों मिल जाती हैं। इस चक्कर में क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO3, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने के काम में आती है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब सोडा अम्ल NaHCO3 के संपर्क में आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका तीसरा वाला सही है। ठीक है, और देखो इसका नाम सीख लो, ये आपकी मम्मी गुलाब जामुन में डालती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं खाने का सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है,
इडली बनती है उसमें भी गिरता है, डोसा बनता है उसमें भी गिरता है, ब्रेड बनती है उसमें भी ये गिरता है। समझ गए? ब्रेड बनती है इसी से, खाने वाले सोडे से, क्योंकि ब्रेड जो फूलती है इसी से बनती है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ब्रेड में, तो आपने देखी ब्रेड खाई होगी, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो होती है। और पता है कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बेकार नहीं, इतनी आप समझते हो। जितनी भी पेप्सी हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, सब में कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडा वाटर। और आपने सुना ही होगा, कई लोग अल्कोहल पीते हैं तो उसमें मिलाते हैं सोडा वाटर, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। जितनी भी पेप्सी हैं सब में कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है। ठीक है, तो इसका उत्तर समझ गए आप, कार्बन डाइऑक्साइड। अब है अभिक्रिया CuO। अभिक्रिया है एक आपके सामने, और क्या है CuO, जे करती है क्रिया हाइड्रोजन से और Cu+H2O बनता है। अब पूछ रहा है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, कौन सा अपचयित होता है। देखो अब वही बात है ना कि आपको पता होता कि ऑक्सीकृत क्या है तो अभी उत्तर निकाल देते आप। अब जिंदगी में नहीं भूलोगे ऑक्सीकृत, और यहां लिखते हैं अपन अपचयित। ठीक है, तो जो ऑक्सीकृत है मतलब है उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक, समझे बात, ऑक्सीजन मिल जाती है उसमें। तो देखो यहाँ ये हैं अभिकारक है आपके, इन्हें अभिकारक भी बोलते हैं, इन्हें रिएक्टेंट भी बोलते हैं, अभिकारक भी बोलते हैं, रिएक्टेंट भी बोलते हैं, क्रियाकारक भी बोलते हैं। सब बता दिए देखो हमने आपको। तो हाइड्रोजन यहाँ आप देख रहे होगे, ये देखो इसमें ऑक्सीजन यहाँ ये मिल गई है, माने जो हाइड्रोजन है वो हो गई आपकी ऑक्सीकृत। अब जे है CuO, तो अपचयित का मतलब होता है कोई पदार्थ शुद्ध हो जाए। वैसे इसको अपन वैज्ञानिक भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो अपचयन होता है इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, अपचयन, लेकिन अपन समझेंगे अपचयित शुद्ध होना। अभी देखो ये CuO है, अभी शुद्ध नहीं है, ये तांबा देखो Cu शुद्ध है। जब कोई पदार्थ शुद्ध हो जाता है बच्चों तो वो अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो अपचयित कौन होगा CuO, कितना सरल था। ऑक्सीकृत होगा हाइड्रोजन और अपचयित होगा CuO। ऐसा आपके सामने किस विकल्प में है दोनों उत्तर। ऑक्सीकृत कौन होगा, ऑक्सीकृत होगा आपका हाइड्रोजन और अपचयित होगा CuO। तो ये आपका दूसरा विकल्प सही है। क्या समस्या है आप बता सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान में हमेशा आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे। अब है आपका अगला प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छा भी लगेगा। है क्या ये अक्सर में बादल हैं आपके सामने, बादल हैं, बिल्कुल बादल हैं। कभी पहाड़ों पर जाएंगे सामने भी आ जाएंगे, बादल हैं। अब पूछ रहा है कि जो परिक्षेपित प्रावस्था है, ठीक है, परिक्षेपित प्रावस्था जो है यहाँ लिख देते हैं, नहीं आप कहोगे परिक्षेपित प्रावस्था। एक है आपका परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपित प्रावस्था उत्तर आपसे पूछेंगे, देखो अभी आ भी आता। परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपित प्रावस्था माने होता किससे बने थे। भाई साहब बादल किससे बने होते हैं, किससे। तो भाई साहब आप सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी होता है वो वाष्प बन जाता है और बादल बन जाते हैं। ठीक है, तो पानी कैसा होता है, द्रव, ठीक, द्रव से बने थे। और किससे बने थे, और अभी आपको कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, बादल गैस के रूप में दिख रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा गैस, माने किससे बने थे। तो परिक्षेपित प्रावस्था माने होता है किससे बने थे, इसका मतलब जो होता है तो द्रव से बने थे। परिक्षेपण माध्यम माने अभी वो है आपको किस तरह दिख रहे हैं, गैसीय रूप में दिख रहे हैं, तो एक गैस। तो द्रव गैस, देख लो उत्तर आपके सामने कौन सा है, द्रव गैस। तो ये आपका दूसरा वाला सही है।
अब है आपका अगला प्रश्न। क्या है पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने परमाणु। तो एक बात समझो, इसको समझो। आपके पास किसी भी पदार्थ का एक मोल है। अब आप कह रहे हो हमारे पास तो बामें इतने अणु हैं, इतने ज़्यादा हैं, इतने कम हैं। तो देखो भाई साहब, एक मोल आपने जिस पदार्थ का नाम लिया, आपने जिस यौगिक का नाम लिया, तो उस यौगिक में उतने ही अणु हो सकते हैं जितने कार्बन 12 ग्राम के, कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। कार्बन 12 का 12 ग्राम, कार्बन 12 का 12 ग्राम, इसमें कितने होते हैं पूछ लें क्या भरोसा। 6.022 गुणित 10⁻23। तो 6.022 माने 22 कह सकते हैं, जैसे अंक दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है। तो पदार्थ की एक मोल में उतने ही परमाणु अणु या आयन होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। तो ये आपका तीसरा वाला सही हो गया। क्या समस्या है? अब है आपका अगला प्रश्न एक्स वाई जेड। ये आपके देखो जी एक्स वाई जेड तत्व हो गए कि परमाणु संख्याएं क्रमशः 8 हैं, फिर 12 हैं, फिर 17 हैं। ठीक, इसको लिखते जाते हैं, इसको लिखते जाते हैं। माने एक्स बाय जेड के परमाणु क्रमांक 8 हैं, 12 हैं और 17 हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं। अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे होते हैं आवर्त। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये भाई साहब आपके आवर्त हो गया। ठीक, अब जिंदगी भर के लिए कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए बच्चों, और आता ही है, इसको हल कैसे करोगे, इसको हल कैसे करोगे, वो हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं। 2 मोबाइल नंबर आपको बता रहे हैं। 2 मोबाइल नंबर आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर ध्यान रखना, सरल मोबाइल नंबर है, क्या टेंशन है आपको। उत्तर एक प्रश्न जो है आपके, इसे मतलब कैसा भी आ जाए उत्तर आपका बन जाएगा। मोबाइल नंबर आप लिखें, हम बता रहे हैं आपको। 1 3 11 19 37 55 87। ये मोबाइल नंबर आप याद रख लो, एक मोबाइल नंबर आप याद रख लो। एक दूसरा मोबाइल नंबर आपको और लिखा रहे हैं अभी हम, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? 2 10 18 36 54 86। भाई साहब आपने ये मोबाइल नंबर याद कर लिया, ये हम आपको याद करवा रहे हैं भाई साहब। 3 है यहाँ पे, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 11 है, 10 हो गए, यहाँ 19 है, 18 हो गए, यहाँ 37 है, 36 हो गए, 55 है, 54 हो गए और 87 है, 86 हो गए। देखो ये आपको याद करना ओनली एक 1 3 11 19 37 55 87। आपको यहाँ से गिनती शुरू करनी है। यहाँ 3 था इसलिए 2 से, यहाँ 11 है तो 10 होगा, यहाँ 19 है तो 18 होगा, 37 है 36 और 55 है तो 54 और 87 86। ये मोबाइल नंबर याद करना। अब पूछ रहा है कि जो एक्स तत्व है वो कहाँ मिलेगा आपको, एक्स वाला तो यहाँ मिलेगा, तो ये कौन सा है, दूसरा आवर्त। ठीक है, बाय कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 11 है 12 है, और जेड कहाँ मिलेगा 12 13 14 15 16 17 है, 17 मिलेगा। माने तो जो बाय और जेड हैं कहाँ मिलेंगे आपको, तीसरे आवर्त में मिलेंगे। बाय और जेड कहाँ मिलेंगे आपको, तीसरे आवर्त में मिलेंगे। कितनी सरल ट्रिक्स थी। कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए बच्चों तो कभी गलत मत करना। ठीक है, तो आपका जो यहाँ प्रश्न था उसका उत्तर हो गया बाय एवं जेड। बाय एवं जेड जो है एक ही आवर्त में है,
पूछा है यहाँ पर इन्होंने, ये पूछा है देखो, एक ही आवर्त के हैं तो बाय और जेड एक ही आवर्त के हो गए। अब है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखो इसका जो उत्तर है आपका, कैसे इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो दूसरा उत्तर है, सांद्र H2SO4 की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया, यह संकलन अभिक्रिया है। इस तरह आपका ए उत्तर सही हो जाता है, दूसरे नंबर वाला। अब है बच्चों, आवर्त सारणी की तीसरी आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है, क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिल्कुल, कभी ऐसा आ जाए M2O3 किसी प्रकार का आ सकता है, देखो तो हजारों प्रकार का आ सकता है, आपको बनाने का तरीका पता है तो आप निकाल सकते हैं। और हमने पहले बता दिया कि आपको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का कोई तत्व जो है M है और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है M2O3। ठीक है, M2O3 बनाता है तो M क्या, AM क्या है। ठीक है, तो जो M है वास्तव में क्या है, ये एल्यूमिनियम है, Al2O3। आपने हमेशा ये सूत्र पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। हमेशा पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। इसी तरह बच्चों एक होता है ZNO, याद कर लो परीक्षा में छपता है। ZNO भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो आपको पता ही चल गया है, क्या बताएं आपको, तो ये आपका एल्यूमिनियम इसका यहाँ पर सही हो गया है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 बनाता है, यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए बता दिया आपको। अब है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है। तो देखो वैसे ये जो प्रश्न है सरल तो बहुत है, सरल तो बहुत है। H2S हाइड्रोजन 2, इसका परमाणु भार हो गया है, सल्फर का होता है 32 और 2 एकम 2, 2 16 32, आपका 1:16 यहाँ उत्तर आपका बनता है। क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पर उत्तर कौन सा सही हो जाता है, ये आपका दूसरा वाला यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, अब ये आपका कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइड के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। निःश्वसन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है, कौन सी गैस है। भाई साहब ये ध्यान से सुनना आप, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, नहीं सर्दियाँ आ रही हैं। ठीक है, सर्दियों में क्या होता है, आप लोग तापते हो और गेट बंद कर लेते हो, ऐसा मत करना, ध्यान रखना। कई बार अखबारों में आता है कि एक टेंट वाले ने एक घर में आग लग गई, पता नहीं चला, सब निपट गए। ऐसा होता क्या, समझो गलती उसमें उन व्यक्तियों की नहीं है। वास्तविकता में क्या होता है, जब कोई पदार्थ जलने लगता है, माने कार्बन होता है अधिकतर पदार्थ, तो कार्बन जलने लगता है तो देखो बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। अब देखो बच्चों, माने एक कोई कमरा है, आपका कमरा है, अब क्या है, कमरे में छोटी सी जाली है यहाँ पर, तो पहले ऑक्सीजन खूब आ रही थी कमरे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। अब जैसे ही कमरे में ये ऑक्सीजन कम बचेगी तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत जहरीला। जैसे ही कमरे में CO बनना शुरू, और जैसे ही अपने शरीर के अंदर ये फेफड़ों में गई तो हीमोग्लोबिन होता है खून के साथ, ये जुड़ जाएगा HbCO। अब क्या होगा, अब जैसे ही CO हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, अपना रक्त ऑक्सीजन ले जाना बंद कर देगा।
बेहोश हो जाएंगे। फिर आगे होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका सही उत्तर। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, देखते हैं परमाणु के लिए कौन सी बात सही है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक, परमाणु कहलाता है। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने देखा ही होगा, डाल्टन का देखा ही होगा, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अक्सर बात कैसी है, ये है आपका परमाणु। परमाणु में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है आपकी कक्षाएं जिनमें क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, आप सभी जानते हैं। तो जो प्रोटॉन है, ठीक है, तो प्रोटॉन है, इस पर धनावेश होता है, ये पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन की जो संख्या होती है यही परमाणु की संख्या कहलाती है। यही परमाणु की संख्या कहलाती है। और परमाणु संख्या जो होती है इन इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। और बच्चों जो परमाणु संख्या है, संख्या को क्रमांक भी बोलते हैं। कभी आया ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? क्रमांक। नहीं कल कहोगे सर आपने लिखा है नहीं, क्रमांक और संख्या एक ही बात है। तो प्रोटॉन का क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु संख्या के बराबर, परमाणु संख्या भी इलेक्ट्रॉन के बराबर। या प्रोटॉन को किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। और इनसे अधिक की बात करें होती है द्रव्यमान संख्या। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा विकल्प में कहाँ लिखा हुआ है ये आपको देखना है, उत्तर लगाना है। ऐसा आपके सामने जो है दूसरे विकल्प में है। इलेक्ट्रॉनिक संख्या प्रोटॉनिक संख्या के बराबर, प्रोटॉनिक संख्या परमाणु संख्या के बराबर, और ये आपकी हो गई द्रव्यमान संख्या। ओके, चलो अब है कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन माने बच्चों होता है किसी को भगा देना, किसी को विस्थापित कर देना। समझो बात। और विस्थापन कौन करता है? जिसमें ज़्यादा ताकत हो, ज़्यादा क्षमता हो। एक शादी हो रही है, एक शादी हो रही है, वहाँ ऐसी एक टेबल डली हुई है, ठीक है, शादी हो रही है, टेबल डली हुई है। अब बच्चों यहाँ क्या है, आप बैठे, एक कोई बैठा हुआ है। यहाँ एक जिंक भाई साहब आए। जिंक ने कहा इससे SO2 से भग जाओ, हमें बैठना है। नहीं भगे। इससे कहा Fe से भाई साहब उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है तुम? तो भाई साहब जी उठ गए, चलेगा इनसे। तो यहाँ जिंक बैठ गया, माने Fe को इन्होंने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। यही होती है बच्चों विस्थापित अभिक्रिया। विस्थापन करना, किसी को भगाना। और अक्सर बच्चों जो है आपका जो सामने था, तो देखो इसका उत्तर ए वाला सही हो गया है। इसने लोहे को Fe को यहाँ से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। अब बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न क्या बनता है। दो पदार्थ हैं P और Q, अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है? तो बच्चों इसमें देखो क्या है, यहाँ कोई P पदार्थ लिखे हैं, Q लिखे हैं। तो बच्चों Q में लास्ट में लिखा हुआ है एल्कोहल। और बच्चों जो एल्कोहल होता है इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही दारू बोलते हैं, शराब बोलते हैं, शराब भी बोलते हैं, और मदिरा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? देसी। समझ गया होता। तो अगर ये शुद्ध अल्कोहल है तो वास्तव में इसमें मीठी सुगंध आती है, बच्चों। ठीक है, जब ये क्रिया करेगा तो एस्टर एक यौगिक बनेगा, तो उसमें भी मीठी सुगंध आती है। ठीक है,
इसलिए जो इसका उत्तर है वो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये वाला सही हो जाता है, एस्टरीकरण। अब है बच्चों, जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तो उसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीएच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। पीएच माने हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे किसी विलयन में तो उसके पीएच ज़्यादा होगी, और खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो बच्चों माना कि पीएच 7 है, 7 से संख्या घटती है। ये तो एक 7 हो गई उदासीन, 7 से कम 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, तो माना जितने नीचे की वो संख्या आती है वह उतना ही तेज अम्ल हो जाता है, खतरनाक 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 अम्ल हो जाता है। और जैसे ही ऊपर संख्या जाती है 8, 9, 10 इस तरह से संख्या जाती है ऊपर 11, तो इधर जो है क्षारकता में वृद्धि होती है, माने कड़वापन होने लगता है। अब उत्तर हम निकालने का प्रयास करते हैं। दूध होता है मीठा होता है, दूध से बन गया दही, और बच्चों आप सभी जानते हैं दही होता है खट्टा। अब दही की पीएच कुछ भी हो, अपने मन से मान लो, वैसे तो 7 से थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, तो माना कि अपन ने मान ली कुछ भी मान सकते हैं संख्या। तो जैसे ही दही जो है दूध से दही बनेगा, दूध की पीएच माना कि 7 है, जब खट्टा हो गया तो पीएच कम होगी। पीएच कैसी कम होगी? क्योंकि दूध से दही बना और दूध होता है मीठा, तो उसकी पीएच जो है 7 से कम तो अभी है नहीं, लेकिन जैसे दही बनता है दही की पीएच जो है या तो 6 हो सकती है या 5 हो सकती है। मतलब इसमें लिखा होगा पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है, पीएच कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि दही जो है खट्टा होता है और अम्ल की पीएच कैसी होती है, कम, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर सही है आपका, ये कम हो जाती है। कारण भी आपने सीख लिया, क्योंकि जैसे जैसे अम्लता में वृद्धि होती है पीएच का मान कम होता है। यहाँ आपको लग रहा होगा एक तो कम हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। 7 से अधिक पीएच 6, 6 से 5, 5 से 4, फिर 3, 2, 1, 1 वाला तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो प्रिय छात्रों, हम आपको अब अगली वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि टाइम ज़्यादा हो गया है, आप वीडियो फिर देखते नहीं हैं। अगर आपको सभी वीडियो देखने हैं और ऐसे देखने ज़िंदगी भर आपको याद रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं छात्रों अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।